यूक्रेनी सीमा पर रूस के शहर रोस्तोव ऑन डॉन से यूक्रेन बॉर्डर पर रूस में एफएसबी बिल्डिंग में धमाका हुआ है। रशियन सिक्योरिटी सर्विस बिल्डिंग में लगी है भीषण आग और जाहिर है हमले के पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा है। घटना की जांच जारी है। ताजा तस्वीरें आपको यहीं से हम दिखा रहे हैं। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस में एफएसबी बिल्डिंग में यह जोरदार धमाका क्या यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला हो सकता है? क्या यूक्रेन की साजिश हो सकती है इसके पीछे? यह है सबसे बड़ा सवाल। और आइए पूरे मामले को डिटेल में समझ लेते हैं। एक एक डिटेल हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि यह हमला होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन वॉर हमें विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है, रूस की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है अब इस जंग में। ऐसे में यूक्रेन की मंशा तो यही है कि रशिया की सीमा के अंदर दाखिल होकर हमले किए जाएं। तो क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है? यह अपने आप में वो बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी को चिंता से भर देता है। पुतिन को ओपन चैलेंज तो नहीं है ये रशियन सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी की बिल्डिंग में, क्योंकि इस धमाके को अंजाम दिया गया है। रशियन सुरक्षा एजेंसी पर अटैक हुआ है। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन शहर में यह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्डिंग की 2 दीवार गिर गई, एक शख्स की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 2 लोगों के घायल होने की खबर तो कंफर्म हुई। एफएसबी का यह दफ्तर रूस में पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इसीलिए अंदेशा, साजिश की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों में ड्रोन हमले की आशंका लगातार रही है और पुतिन एफएसबी को ऐसे हमलों से निपटने के लिए आगाह करते रहे हैं। ऐसे में ये हमला, अगर हमला इसे माना जाए, इसके पीछे साजिश की जो थियरीज आ रही हैं उन पर यकीन किया जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कॉमोडोर डॉक्टर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ साहब, इस हमले की तस्वीरें सामने आने के बाद, खबर सामने आने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन की साजिश हो सकती है, रूस को सबक सिखाने की मंशा हो सकती है? हाँ समीर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एफएसबी जो है रूस की इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। एफएसबी का पहला काम ये होता है कि वो पुतिन विरोधी तत्वों पर नजर रखती है। दूसरा काम ये होता है कि वो यूक्रेन समर्थन करने वालों के ऊपर नजर रखती है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स हैं, उन्होंने जरूर इस अटैक पे हमला में यूक्रेन का हेल्प किया होगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन तो चाहेगा ही कि रूस के अंदर वो घुस कर छोटे छोटे हमले कर ले, क्योंकि इससे उसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक माइलस्टोन हासिल करने में मदद मिलती है। उसकी फौजों का और यूक्रेन की जनता का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। एक और चीज समीर मैं बताऊं, यूक्रेन तो चाहेगा ही कि रूस के अंदर घुस के वो हमला करे, छोटे छोटे हमला करे। इतने छोटे हमला भी करता रहेगा ताकि रूस बहुत ज्यादा गुस्सा ना हो जाए और उसके समर्थन में नेटो को ना आना पड़े। सर, इस बात की आशंका और इस बात को लेकर चिंता तो अमेरिका भी जाहिर कर चुका था कि अगर यूक्रेन अपना दायरा रशिया तक बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है रशिया चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। लेकिन आज जो बड़ी खबर है उस लिहाज से ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से एफएसबी बिल्डिंग को टारगेट किया गया और एफएसबी बिल्डिंग ब्लास्ट में यूक्रेन पर अब सवाल उठ रहे हैं। डोनेट्स्क लुहांस्क के बिल्कुल नजदीक है ये इलाका और यूक्रेनी सीमा से अटैक की आशंका जिस तरीके से बरकरार थी, उसी के तहत आज की ये खबर बहुत ज्यादा मायने भी रखती है, क्योंकि जिस तरीके से इस इलाके को लेकर हम आपको बता रहे हैं, ये मानकर चलिए कि ये पूरा इलाका लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बताया जाता है कि किस तरीके से 43 माइल की ये पूरी दूरी है इस पूरे बॉर्डर एरिया से, जो कि यूक्रेन के बिल्कुल नजदीक है। अगर इस बॉर्डर एरिया के नजदीक अब एफएसबी की बिल्डिंग को टारगेट पहुंचाया जा रहा है, तो क्या ये अब मान लिया जाए कि यूक्रेन सीधे तौर पर रशिया पर अटैक करते हुए अब ये दायरा बढ़ाता जा रहा है? मैप के जरिए उन वजहों को समझना जरूरी
जरूरी है, जिससे घटना के पीछे यूक्रेन का हाथ भी नजर आ रहा है। चर्चा करने से पहले एफएसबी धमाके का यूक्रेन कनेक्शन यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि जिस इलाके की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर डोनेट्स्क है, यहां पर लुहांस्क है और यहां पर है रोस्तोव ऑन डॉन। ये पूरी 43 माइल की ये दूरी, यानी तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी, जो कि बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक। क्या ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि यूक्रेन सीमा के बिल्कुल पास जिस तरीके से अटैक करता जा रहा है, उसके बाद सबसे अशांत यूक्रेनी इलाके के करीब जिस तरीके से ये अटैक किया जा रहा है, रशियन सीमावर्ती इलाकों में अक्सर यूक्रेनी अटैक को लेकर खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन अब एफएसबी धमाके का यूक्रेन कनेक्शन। निनाद सर, मैं आपसे इस बारे में समझना चाहूंगी, क्या ये बिल्कुल सही नहीं माना जाए कि यूक्रेन अब रशिया के अंदर जाकर अटैक करने की मंशा के तहत आगे बढ़ चुका है? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि यूक्रेन ने जो यहाँ पे किया है उसको असिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं कर रहा है, पर आप इसका सिंबॉलिक इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो देखिए। अपनी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी की बिल्डिंग को ना बचा पाना एक बहुत बड़ा मैसेज भेजता है कि हम कहीं भी कभी भी मार सकते हैं। सही बात। तो मेरे को लगता है कि रशिया का जो रिएक्शन आएगा वो दो तरह से आएगा। एक तो इंटरनली उन्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ उनके भेदी कहाँ पे हैं और उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इतनी वीक कैसे होगी, क्योंकि रशिया की ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहती है इंटरनल सिक्योरिटी। पर जो दूसरा रिएक्शन आएगा वो मेरे को लगता है कि एक और इमीडिएट रिएक्शन आएगा वो यूक्रेन के अंदर आएगा। मेरे को लगता है कि शायद मिसाइल अटैक्स ज्यादा बढ़े। जी, और इस बीच खबर यह भी है कि एफएसबी बिल्डिंग धमाके पर सस्पेंस भी जारी है। रूस ने अभी तक घटना के बाहरी होने की बात अभी तक नहीं कही है कि किसी बाहरी का इसमें हाथ है। एफएसबी और शहर के गवर्नर ने अलग अलग बयान दे दिए हैं। फिलहाल यूक्रेन ने भी घटना में शामिल होने से इनकार किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस धमाके पर अब तक क्या क्या कहा गया है, जो बयान सामने आए हैं वो क्या क्या है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक इस घटना पर सस्पेंस बरकरार है। एफएसबी ने कहा कि फ्यूल और लुब्रिकेंट्स में आग लगने की वजह से यह धमाका हुआ। रोस्तोव के गवर्नर कह रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग गई है। जेलेंस्की के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि घटना में यूक्रेन का हाथ नहीं है। अब इन बयानों को अलग अलग आप समझिए। यूक्रेनी अधिकारी ने यह भी कहा कि लेकिन घटना को हम इंजॉय कर रहे हैं। यह यूक्रेनी अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस घटना को इंजॉय कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर अतुल भारद्वाज सर यह है कि अभी एफएसबी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, रूस कुछ कह नहीं रहा है कि यह हमला किसी ने किया, लेकिन यूक्रेनी अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसे इंजॉय कर रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये जो हमला है, युद्ध तो दोनों के बीच में चल रहा है इस वक्त पर, और युद्ध में ऐसे हमले होना और ऐसे क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन होना भी बहुत जायज़ सी बात है। इसमें एक डिमेंशन जो और आती है, जो आजकल उभर के आई है, वो ये है कि ये चीन अब एक नेगोशिएशन कराने के, चीन ने एक फार्मूला दिया है, पीस फार्मूला, 12 पॉइंट फार्मूला दिया है। अब वो चीन ने जो फार्मूला दिया है, और चीन अभी रशिया पहुंचने वाले हैं और उनकी जेलेंस्की के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस। सवाल और भी कहा जा रहा है कि क्या ये अमेरिका का रिपर ड्रोन का बदला तो नहीं है? यस, अमेरिका का भी इसमें, वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट तो है ही उसमें। लेकिन इसमें चीन क्यों दखल अंदाजी कर रहा है, ये स्मार्टनेस क्यों प्ले कर रहा है? देखिए, चीन इसलिए दखल अंदाजी कर रहा है क्योंकि चीन अब एक, आपने देखा जैसे मिडल ईस्ट में भी, वेस्ट एशिया में चीन ने अभी एक डील कराई, पीस डील सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। चीन अब बाहर निकल के आ रहा है और वो एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करने की कोशिश कर, लार्जर डिप्लोमेटिक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अब वो जेलेंस्की के साथ भी मीटिंग करेंगे, और अगर आप ये देखें, मतलब दोनों ओर से वो मीटिंग करके ये बताना चाह रहे हैं कि चीन शांति व्यवस्था की तरफ आगे रुख कर रहा है। तो रशियन एफएसबी बिल्डिंग में धमाके पर उठ रहे सवालों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रूस की चुप्पी के बाद भी कई गंभीर सवाल। यूक्रेन से सटे होने की वजह से क्या ये सस्पेंस अब गहराता जा रहा है? हालांकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज के इस हालात में किस तरीके से रशियन सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो जो रूस की चुप्पी है वो सवाल उठा रही है कि आखिर रशियन एफएसबी पर अटैक होता है, इस बिल्डिंग पे, इस बिल्डिंग में धुआं देखने को मिलता है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि कितना बड़ा अटैक था, और एफएसबी अगर सिक्योरिटी एजेंसी जैसी जगह पर उस बिल्डिंग में अटैक होना और रूस की चुप्पी होना, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। यूक्रेन से सटा हुआ है ये इलाका, और ऐसे में रूस चुप क्यों है? रूस इस बात को भी नकार रहा है कि कोई बाहरी हाथ है। बहरहाल रशियन सिक्योरिटी सर्विस की बिल्डिंग पर अटैक कोई मामूली घटना नहीं है। आइए इसके बाद उठ रहे कुछ सवालों पर जल्दी से गौर करते हैं बिग वॉल के जरिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। सवाल नंबर 1, रूस की इतनी बड़ी एजेंसी की सुरक्षा क्या इतनी कमजोर हो सकती है कि वहां दुर्घटनावश आग लग जाए? क्या ऐसा हो सकता है?
सवाल नंबर 2, क्या रूस अपनी किरकिरी से बचने के लिए बाहरी साजिश से इनकार कर रहा है? सवाल नंबर 3, डोनेस्क लुहांस्क से सटे इलाके में हुई घटना में यूक्रेनी साजिश को इतनी जल्दी कैसे नकारा जा सकता है? ये बहुत जायज सवाल है जो उठ रहे हैं इस घटना के बाद। सवाल नंबर 4, यूक्रेन ने खुलेआम क्यों कहा कि वो ब्लास्ट की इस घटना से खुश है? आखिर यूक्रेन ने इंटरफेयर करते हुए ये बात क्यों कही कि वो खुश है, एंजॉय कर रहे हैं? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर रीपर ड्रोन पर अटैक का बदला लिया है? और इन्हीं सवालों के साथ इन्हें ही टटोलने के लिए, इन्हें ही समझने के लिए मैं देवनाथ सर आपके पास आ रही हूँ। हमने जो सवाल सामने रखे हैं वो एक तरह की आशंका है कि चल क्या रहा है, ये एक तरह से राजनीति को भी बढ़ावा देने की कोशिश है, और उस लिहाज से यूक्रेन जो कह रहा है, रूस की चुप्पी कई सवाल उठाती है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो में कि यहाँ पर रूस क्यों चुप है? निधि, रूस चाहे कुछ भी बोले, रूस बोले कि पीओएल स्टोर में आग लग गई है, रूस चाहे ये बोले कि स्पार्किंग से आग लग गई है, बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें गड़बड़ी हो रही है। रूस में पुतिन का जो कंट्रोल था वो अभी भी मजबूत है, लेकिन लगता है कि लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो शायद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस नहीं सर, यहाँ पर एक बात जो बड़ी बात नजर आ रही है वो ये भी तो है ब्रिगेडियर थापर कि एफएसबी बिल्डिंग में धमाका हुआ है, रूस की सीमा के अंदर धमाका हुआ है। रूस अगर मानेगा भी तो किस मुंह से मानेगा कि यूक्रेन ने हमारी सीमा के अंदर घुसकर हमला कर दिया और एफएसबी की बिल्डिंग उड़ गई? एग्जैक्टली रशिया रूस जो भी चाहे ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी एंटी रशियन फोर्सेस ने ये किया है, चाहे अमेरिका के साथ मिलकर किया है या यूक्रेन ने अकेले किया है, जैसे भी किया है। लेकिन जैसे आपको याद होगा बालाकोट के टाइम F-16 पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं कि F-16 गिरा है, ऐसे रशिया कभी मानेगा ही नहीं कि किसी और ने किया है। वो जानबूझ के उसको जब फजीहत का दायरा इतना बड़ा हो तो स्वीकार करने में तो वक्त लगेगा ही ना। जी हाँ, और मुझे कोई और यूक्रेन का फायदा ये है कि उनका प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है कि ये तो अंदर है, हम कहाँ से जा सकते हैं, बहुत दूर है, हमारे एलिमेंट्स वहाँ काम नहीं। ऐसे ऑपरेशन जो होते हैं बहुत ध्यान से प्लान करके इनके टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता कि आज प्लान किया और कल करेंगे, इसमें डिटेल प्लानिंग होती है, तो ये काफी देर से प्लान हो। यूक्रेन वॉर में चाइनीज एंट्री के सनसनीखेज सबूत मिले हैं। वॉर के दौरान यूक्रेन ने चीन में ड्रोन गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में गिराए गए ड्रोन से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है, खुलासा निकलकर सामने आया है। चीन की कंपनी ने भी माना है कि ये ड्रोन उसी का है। तो ये बड़ी खबर। अब तक ये आरोप लग रहा था कि चाइना की इसमें एंट्री हो गई है, वो रूस की मदद कर रहा है, और अब ये देखिए ये जो पूर्वी यूक्रेन में ये जो ड्रोन गिरा है, अब ये चाइना खुद मान रहा है कि हाँ ये उसके यहाँ बना हुआ ड्रोन है, इसलिए कहा जा रहा है कि अब चीन की सीधे एंट्री हो गई इसमें। प्रत्युष, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। इस बात को तो चाइना डिनाई नहीं कर सकता कि वो यूक्रेन को भी तो हर लिहाज से मदद करता रहा है जब एमिनिशन और वेपन्स की बात आती है। और ये जिस ड्रोन की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है, तो ये आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया ने भी किया है और यूक्रेन ने भी किया है। इस खबर पर चर्चा से पहले इन्फॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर में चीन की एंट्री का आखिर मतलब क्या है। यूक्रेनी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन में AK-47 से एक ड्रोन को मार गिराया, ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। अब जांच हुई, जांच के दौरान पता चला ये ड्रोन चाइना मेड है और गिराया गया ड्रोन अत्याधुनिक हथियारों से भी लैस था। ड्रोन म्यूगिन 5 को लेकर यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका निर्माण चीन की कंपनी करती है। ये ड्रोन कंपनी पूर्वी चीन के शिमिन में स्थित है और चीनी कंपनी म्यूगिन लिमिटेड ने ही ये कंफर्म भी किया है कि ये ड्रोन उसी का है। अब चीन की कंपनी ने घटना को हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण जरूर बताया है, लेकिन युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से चाइना की तरफ से मिल रहे इन हथियारों के बल पर इस युद्ध में ये वार पलटवार चल रहा है, निनाद मैं आपसे इस बारे में जवाब जानना चाहूंगी, क्योंकि ये टाइज अगर हम कहें या ट्रेड के लिहाज से देखें तो चाइना का रिलेशनशिप यूक्रेन के साथ भी रहा है, लेकिन आज के माहौल में ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है जब वो लीथल टेक्नोलॉजी, लीथल वेपन्स को रशिया को सप्लाई करने पर राजी हो जाता है। लेकिन अब ये चाइना में ड्रोन का इस्तेमाल और जांच में हो रहे खुलासे क्या इस बात के साफ तौर पर संकेत नहीं देते कि चाइना के यही हथियार आज युद्ध का एक सबसे बड़ा हिस्सा है?
मुझे लगता है कि चाइना खतरे से खेल रहा है, अमेरिका का रिएक्शन आएगा। म्यूगिन 5 ड्रोन जो है वो अपने आप में एक्चुअली ऑफेंसिव ड्रोन नहीं है, उसको मॉडिफाई करके यूज़ किया गया है। तो ये एक तरह का वो कह सकते हैं कि ये ऑफेंसिव वेपन नहीं है। म्यूगिन 5 को इन्होंने यूक्रेन वालों ने मॉडिफाई, सॉरी रशिया ने मॉडिफाई करके यूज़ किया। पर मुद्दा ये है कि काफ़ी महीनों से चाइना का जो सपोर्ट है वो उसकी बातें चर्चा होती रही है और अब धीरे धीरे वो बाहर आ रहा है। और चाइना रूस के साथ नजर आ रहा है। थोड़े दिनों पहले हमारे सहयोगी मनीष झा जब डोनबास में थे और हमारे एक और सहयोगी हैं इवान, वो बाखमुत में थे, तो उन्होंने भी ये बताया कि बड़े पैमाने पर चीनी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस जंग में। स्पेशली रशिया और इस वॉर का एक बहुत बड़ा पहलू जो है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वॉर वेस्टेज रिजर्व, कितनी जल्दी आपका एम्यूनिशन, आपकी गोली, आपकी बारूद खत्म होते हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो रशिया इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी कोप अप नहीं कर पा रहा, उसको चाइना से वेपन्स मिल रहे हैं। इसका क्या रिएक्शन आएगा, ये खतरनाक, इससे स्लिपरी स्लोप, मेरे को लगता है इससे खतरा बढ़ेगा कम नहीं होगा। तो खतरा बढ़ेगा कम नहीं होगा और चाइना बहुत ही यहाँ पर फूक फूक के कदम उठा रहा है ताकि उसकी दुनिया में पैठ बनी रहे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में चाइनीज ड्रोन मिलने से सरगर्मी बढ़ गई है। वॉर में चीन के रोल पर कई सवाल उठ रहे हैं। युद्ध में चीन कर चुका है रूस को हथियार देने की वकालत। वॉर में बड़ी शक्तियों की सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है। तो जिस खतरे की बात हो रही थी वो खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चीन एंट्री लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वॉर के बड़ी शक्तियों की सीधी एंट्री का खतरा बढ़ गया है। तो मामला सिर्फ एक चीनी ड्रोन का नहीं है। जिस तरह से चीन चाल चल रहा है उससे और ज्यादा खतरे की आशंका बढ़ गई है। इस खबर के बाद कुछ बेहद गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आइए उन सवालों पर गौर कर लेते हैं। आखिर वो कौन से ऐसे सवाल हैं जो कि चीन की एंट्री पर संदेह जरूर जताते हैं। वॉर जोन में जो चीन का ड्रोन है, चीन क्योंकि लगातार मदद कर रहा है और रूस का समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ शांति व्यवस्था की बात करता है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की से भी बात होगी। तो चीन इस वक्त दोहरा रवैया अपना रहा है, लेकिन इससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या चीन गुपचुप तरीके से वॉर में रूस की सैन्य मदद कर रहा है? ये सबसे मूलभूत और बेसिक सवाल है। क्या इसी वजह से चीन तर्क देता रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की मदद की तर्ज पर रूस को मदद क्यों नहीं? क्या वॉर में चीन की एंट्री के सबूत के बाद अमेरिका से उसके रिश्ते और तल्ख नहीं होंगे? ये सवाल इसीलिए भी अहम है। और इस अगला सवाल, यूक्रेन को पोलैंड से फाइटर जेट और रूस को चीनी ड्रोन, क्या वॉर में दूसरे देशों की सीधी एंट्री शुरू नहीं हो जाएगी? इसको लेकर क्या रूस यूक्रेन वॉर अब दो देशों से निकलकर आगे नहीं बढ़ जाएगा? क्या वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हो जाएगा? बाकी देश, बाकी शक्तियां भी क्या सामने नहीं आएंगी? थापर सर, आप कुछ ऐड ऑन करने चाह रहे थे। इससे पहले भी आपने कहा कि जिस तरह के हालात इस वक्त बनते हुए दिख रहे हैं और चीन की एंट्री ये सवाल ज़रूर पैदा करती है, ये आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरे देश भी इस बात की हिमाकत करेंगे कि इस वॉर को बड़ा किया जाए, वर्ल्ड वॉर में तब्दील किया जाए, एक दूसरे से फिर मुल्क लड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी जैसे कि वर्ल्ड वॉर को हम समझते हैं कि वैसी ये सिचुएशन आई है, लेकिन हाँ, साइड जरूर ले ली है मेजर पावर्स ने। और आपको समझना पड़ेगा, चाइना एक सेकंड पोल की तरह निकल रहा है। वो डिलिबरेटली अमेरिका को बोल रहा है कि मैं हूं, अब मैं तुम्हारे बाद नंबर 2 पावर हूं, इकोनॉमिक, मिलिट्री, और मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। आपने आज की खबर भी देखी होगी कि अमेरिका, इंडिया, जापान और काफ़ी मुल्क साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 भी कर रहे हैं। ये चाइना को राइल करने के लिए, उसको जी। लेकिन अतुल भारद्वाज सर, शी जिनपिंग का भी मॉस्को दौरा संभावित है। हाँ जी। चीन एक तरफ कहता है कि हम शांति प्रस्ताव रखते हैं, हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े, और ऊपर से चीनी ड्रोन का पकड़े जाना और फिर ये कहना कि हाँ हमारे बनाए गए ड्रोन, और उन ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। ऐसे में क्या होगा जब शी जिनपिंग जाएंगे मॉस्को, क्या संदेश देंगे? देखिए, ये तो शुरू से क्लियर है कि ये वॉर में चीन जो है रशिया के साथ पीछे खड़ा हुआ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वेस्ट जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। अब दोनों अभी तक, वेस्ट, अमेरिका फॉर दैट मैटर और चीन, ये दोनों बोलते हैं हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है इसमें। हम, चीन बोलता है कि हम इनको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, हम इनको लीथल वेपन्स नहीं दे रहे हैं अभी तक। पर ये कहने की बात है, अंदर अंदर बहुत डील्स चल रही हैं दोनों के बीच में। अब अगर आप ये देखें, आज जो इनका रशिया का इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जिस पे अटैक किया गया है, एफएसबी पे अटैक किया गया है। पहले आप देखें कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस पे अटैक हुआ, जिस पे भी एलिगेशंस हैं कि अमेरिका ने खुद करवाया उसको।
तो ये क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन तो चल रहे हैं, ये पीछे हटके प्रॉक्सी वॉर दोनों खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, चीन भी, अमेरिका भी, और ये दोनों एक दूसरे के सामने है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म अब जो है ये सामने आ रहा है, जैसे नॉर्थ स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है सर, और बड़ा सवाल ये भी है कि जिनपिंग का जब रूस दौरा होगा तो उसमें मध्यस्थता की कोशिश होगी या फिर इसके बाद प्लान सर्वनाश पर अमल किया जाएगा और यूक्रेन की बर्बादी की पटकथा लिखी जाएगी। पुतिन का विरोध करने वाले राजनेता को सजा। जी हां, अगली बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से नुड्स-ए के साथ पुतिन से विरोध जताया और मिखाइल अब्दागिन पर $3000 का जुर्माना लगा है। पुतिन की स्पीच के दौरान नुड्स-ए ने ये साथ नजर आए थे रूस में किसी का विरोध करने के लिए। हालांकि जिस तरीके से ये तरीका अपनाया जाता है उसको लेकर चर्चा करने से पहले समीर, ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि अगर पुतिन के खिलाफ कोई बोलता है तो क्या वाकई उसे अब सजा मिलती है? बिल्कुल सुरभि, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो भी पहली बार नहीं हुआ है, हम ये कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है पुतिन ने अपने विरोधियों को कैसे चुन चुन कर ठिकाने लगाया है। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। ये नया मामला है जो हमारे सामने है। पुतिन से खता $3000 की सजा। जी हां, एक लोकल राजनेता मिखाइल अल्बादाकिन ने 21 फरवरी को पुतिन से विरोध जाहिर किया था, विरोध का इजहार किया था। पुतिन की स्पीच के दौरान अल्बादकिन ने अपने कानों में नूडल्स लपेट रखा था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई थी, आपको भी याद होगा ये तस्वीरें। हम दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरह से जब पुतिन की स्पीच चल रही थी तो कानों में नूडल्स लगाकर ये भाई साहब बैठे हुए थे। उसने बाद में अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, यानी जिसने नहीं देखा उसने भी सोशल मीडिया पर देख लिया। पुतिन की यह स्पीच युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर थी, इसलिए बहुत खास थी और हर कोई गंभीरता से उसे सुन रहा था। नूडल्स लपेटने का मतलब यह था कि सुनने वाले को स्पीच के कंटेंट पर भरोसा नहीं है, वो पुतिन की बातों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। अल्बादकिन ने तब आरोप लगाया था कि पुतिन आंतरिक परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। न सिर्फ लापरवाही भरी तस्वीरें जारी कर यह बताने की कोशिश की गई कि पुतिन की स्पीच उनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी नीतियों की भी आलोचना की गई। अब इसी मामले में अल्बादकिन पर $3000 का जुर्माना लगाया गया है। और हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, यूके देवनाथ साहब, $3000 का जुर्माना तो फिर भी ठीक, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि पुतिन ने अपने विरोधियों का क्या अंजाम किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जुर्माना भारी पड़ा या फिर ये कहा जाए कि सस्ते में छूट गए? समीर, बहुत सस्ते में छूट गए हैं। हमने वो जमाना भी देखा है जब ऐसे गुस्ताखी करने पर रूस में विरोधियों को साइबेरिया में गुलाग्स में भेज दिया जाता था, लेबर कैंप में भेज दिया जाता था, -50 डिग्री सेंटीग्रेड में उनको बर्फ में मजदूरी कराई जाती थी। तो ये तो शायद एक इन्होंने मजाक करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, हल्का प्रोटेस्ट किया और बहुत ही हल्का उनको पनिशमेंट लिया, लेकिन मैसेज शुड नॉट बी लॉस्ट। मैसेज जो है वो रूस के बाकी सारे छुट भैया राजनीतिज्ञों को ये गया है कि आप पुतिन के विरुद्ध में बात नहीं करेंगे। जी, और एक और ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन वॉर से आपको लिए चलते हैं फ्रांस, जहां एक अलग किस्म की जंग फ्रांसीसी जनता लड़ रही है। नए पेंशन बिल का फ्रांस में विरोध किया जा रहा है। पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त आगजनी की घटना सामने आई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। तो पेरिस से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह आगजनी हुई है। घटना यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। नए पेंशन बिल का विरोध किया जा रहा है। तो पूरा फ्रांस सड़क पर आ गया है और राजधानी पेरिस में लगातार हंगामेदार स्थिति है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें आपने देखी फ्रांस से। फ्रांस में पेंशन बिल के खिलाफ सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। पेरिस की सड़कों पर सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। जी हां, तनाव, टेंशन यहां तक बढ़ता हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती की है। ये देखिए तस्वीरें फ्रांस की सड़कों पर, किस तरह से तमाम जो नागरिक हैं वो सड़कों पर उतरकर लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से गुस्से की आग इस कदर भड़कती हुई नजर आ रही है। रिटायरमेंट की उम्र पर विवाद हुआ और उसके बाद जोरदार प्रदर्शन, जिस पर काबू पाने की कोशिश फ्रांस की पुलिस की, लेकिन
उसका नतीजा क्या हुआ, ये आपके सामने है। पेंशन बिल पर जोरदार बवाल। अब फ्रांस में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी नुकसान की भी तस्वीरें आ रही हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि इस बीच प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें 62 से 64 जिस तरीके से रिटायरमेंट की उम्र को किया गया है, उसके बाद पूरे देश में बिल के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए हैं और सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार, ये बात कहते हुए कहा गया है कि सरकार ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये बिल पारित करवाया है और ये सबूत है कि वो कितनी कमजोर है। और उसी के तहत लोगों का कई दिनों से जारी ये प्रदर्शन अब इतना उग्र हो चुका है कि जगह जगह सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहां तक कि बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इस बीच प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। तो पेंशन बिल के खिलाफ जल रहा है फ्रांस, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। पुलिस की सख्ती के आगे भी प्रदर्शनकारी वहां पर नहीं झुक रहे हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का यहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, जिसे 62 से 64 किया गया है। लेकिन सरकार यह तर्क दे रही है कि हमने इसलिए किया है कि पेंशन सिस्टम दरअसल कंगाल हो रहा था, उसे बचाने के लिए यह कदम हमें उठाना पड़ा। अब जिस नई पेंशन स्कीम के तहत लोगों का ये विरोध बढ़ता जा रहा है, ये जानना और समझना भी जरूरी है कि उसके तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का ये पूरा मामला है क्या और वहां पर क्यों प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है। क्योंकि रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर जिस तरीके से फ्रांस जल रहा है, सरकार के फैसलों को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। मैक्रो सरकार ने नए पेंशन बिल के जरिए रिटायरमेंट की जो उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का फैसला लिया है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बताया यह गया है कि ऐसा फ्रांसीसी पेंशन सिस्टम को दिवालियापन से बचाने के लिए किया गया है। लेकिन सरकार की दलील है कि टैक्स बढ़ोतरी से बचने और पेंशन में कटौती रोकने का यही महज एक रास्ता बच गया है। अब हफ्ते भर से जिस तरीके से पूरे फ्रांस में लगातार विरोध की ये आग सुलगती जा रही है, प्रदर्शन पूरी तरीके से उग्र हो चुका है और इस बीच फ्रांस के सफाई कर्मियों की रिटायरमेंट की उम्र जिस तरीके से बढ़ा दी गई है, सफाई कर्मियों ने भी अब काम ठप कर दिया है और पेरिस की कई सड़क पर कूड़ा भर चुका है। हालांकि सफाई कर्मियों का यह कहना है कि इससे उनकी बाकी जिंदगी पर बुरा असर होगा। तो यहां इस बीच जिस तरीके से लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है, उसके तहत अब पीएम के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है।